हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 के पाठ 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताइए। क्या है? भौमजल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। भौमजल क्या होता है? जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसे भौमजल कहते हैं। और ये है विश्व में जितनी भी नदियां हैं या झीलें हैं उन सबसे अधिक है। क्या यह सत्य है? इसका उत्तर आएगा सत्य। ख, जल की कमी की समस्या का समाधान केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ही करते हैं। मतलब जल की कमी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है, यह सत्य नहीं है, यह आएगा असत्य। ग, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। नहीं, जो खेतों में सिंचाई करते हैं उन सिर्फ नदियों से ही नहीं करते बल्कि नलकूप या ट्यूबवेल वगैरह से भी करते हैं, तो ये इसका आएगा असत्य। वर्षा जल का चरम स्रोत है, यह सत्य है क्योंकि वर्षा से ही जल प्राप्त होता है। जो मेन स्रोत जो है वो वर्षा ही है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2 पर, समझाइए कि भूमजल की पुनःपूर्ति किस प्रकार की जाती है। जैसे कि भूमि का जो जल होता है उसे हम नलकूप से या हैंडपंप से या ट्यूबवेल से निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है यह समझाना है। उत्तर है, नदियों, तालाबों आदि जल स्रोतों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों पर भर जाता है। मतलब नदियों से और तालाबों से और अन्य जो स्रोत हैं उनसे जल मृदा में से रिसकर, मिट्टी में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में जो रिक्त स्थान होते हैं, मतलब जमीन के नीचे गहराई में कुछ खाली स्थान होते हैं, चट्टानें होती हैं जो उनमें खाली स्थान होते हैं, तो उनमें पानी भर जाता है। इसे क्या कहते हैं? अंत्य संयंदन कहते हैं इस विधि को। इस प्रक्रम द्वारा भौमजल की पुनःपूर्ति होती है। ये जो प्रक्रम है अंत्य संयंदन, इसी से भौमजल की पुनःपूर्ति होती है। मतलब पानी ऊपर से रिस कर जमीन के अंदर जाता है और भौमजल की पुनःपूर्ति होती है। ये प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप या ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौमजल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा? 50 घरों के लिए 10 नलकूप लगाए गए हैं। उत्तर है, अच्छा प्रश्न ये देखिए, भौमजल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। मतलब भौमजल स्तर को अगर ज्यादा लंबे समय तक हम ऐसे ही उपयोग करते रहे तो इसका क्या प्रभाव होगा, ये हमें बताना है। उत्तर है, नलकूप भूमिगत जल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। नलकूप किस लिए लगाए जाते हैं? भूमि के जल को बाहर निकालने के लिए। यदि 10 नलकूप अपना कार्य करते हैं तो भूमिगत जल की मात्रा तेजी से घटती है, तो जमीन में से जो पानी है वो तेजी से घटता है, तेजी से बाहर आता है, जिसके कारण भूमजल स्तर निरंतर गिरता चला जाता है। लंबे समय तक इस प्रक्रिया के चलने से भूमि में जो जल है उनके स्रोतों में जल की भारी कमी हो सकती है। मतलब भूमि में जो भौमजल है उसकी कमी आ सकती है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि ट्यूबवेलों को बाहर निकालने के लिए जल ही प्राप्त न हो। अगर ट्यूबवेल लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जल ही न मिले जमीन में। अब आता है प्रश्न नंबर 4। मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेवारी दी जाती है। मतलब आपको एक बगीचा दे दिया जाता है कि इसके रख रखाव की आपकी जिम्मेवारी है। इसमें जो पौधे हैं उनकी देखभाल की आपकी जिम्मेवारी है, पानी जल देने की आपकी जिम्मेवारी, देखभाल की जिम्मेवारी। तो आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? उत्तर है, किसी बगीचे के रख रखाव में जल का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब जल जो होता है उसको वो महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। जो पानी है किसी बगीचे में समय समय पर किसी पौधे को या और जो पौधे होते हैं उनको समय समय पर जल देना चाहिए, लेकिन यह नहीं कि बहुत ज्यादा जल हो या यह भी नहीं बहुत कम जल दिया जाए। जल की कम से कम मात्रा उपयोग में लाने हेतु निम्नलिखित उपायों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कम से कम मात्रा का उपयोग करेंगे तो पौधे सूख जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हम इसका जो इसमें क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है कि हम जल को उतना ही दें पौधों को जितने उनकी आवश्यकता होती है, मतलब वेस्टेज ना हो। ये जो है लाइन इसका अर्थ ये है, जल की कम से कम मात्रा का उपयोग करने का मतलब जल को वेस्ट ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही जल दिया जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बगीचे में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाकर जल की बचत की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली होती है कि सीधे ही जड़ों में जल दिया जाता है, उससे वेस्टेज कम होती जल की। नंबर 2 है, जल के अभाव में बगीचे की सिंचाई फव्वारा विधि से करना विवेकपूर्ण है। जब जल की कमी हो तो बगीचे में फव्वारा विधि से
जल देना चाहिए। नंबर 3 है जल के पाइपों की लीकेज को रोककर जल की बचत की जा सकती है। अगर जल की पाइपें कहीं से टूटी हो या लीकेज हो तो उनको सही करवाना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण के लिए बगीचे में गड्ढे खोदे जा सकते हैं। जो बारिश होती है उसके जल को संग्रहित करने मतलब इकट्ठा करने के लिए बगीचे में गड्ढे खोदे जा सकते हैं और फिर समय समय पर गड्ढों से पानी लेकर प्लांट्स को दिए जा सकता है। बगीचे में ऐसे ही पौधे उगाए जाए जिनको कम जल की आवश्यकता पड़े। बगीचे में ऐसे ही पौधों को उगाया जाना चाहिए जिनके कम जल की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 5 है भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। भूमजल स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, मतलब अगर हम नलकूप लगाएं या ट्यूबवेल लगाते हैं तो जल जो है बहुत नीचे जाकर मिलता है हमें। जो बोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है और बहुत ज़्यादा नीचे जल पहुंच जाता है, मतलब जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे मिलता है। तो इसका क्या कारण है? भूमजल स्तर के नीचे गिरने के निम्नलिखित कारण होते हैं। निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1 है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ज़्यादा जनसंख्या के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ज़्यादा पानी यूज करते हैं हम और भूमि से ज़्यादा पानी निकाला जाता है। नंबर 2 उद्योगों की बढ़ती संख्या। नंबर 3 है कृषि क्रियाओं में बढ़ोतरी के साथ जल की अधिक खपत और जल संरक्षण की तरफ ध्यान न देना। यह 4 उसके मेन कारण है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूमजल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। भूमजल प्राप्त करने के लिए किस किस का उपयोग होता है? कुएं और नलकूप का उपयोग होता है। ख जल की 3 अवस्थाएं क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस होती है। ठोस, द्रव और गैस। जल ये है भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है? जल भर कहलाती है। भूमि के अंदर जो भूमि की परतें होती हैं उनमें जल होता है और उन परतों को कहते हैं जल, उनको जल भर कहते हैं। उनकी भूमि के अंदर कुछ गड्ढे से हो जाते हैं या कुएं से बने होते हैं जिनके अंदर जल भरा होता है, तो ये इनको जल भर बोलते हैं। घ होता है भूमि जल के अंतःसरण के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अंतःसंदन बोलते हैं। ये कई बार आ चुका ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण की वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा या जल संसाधनों का कुप्रबंधन। ये क्या है? देखिए जल की कमी के लिए जो उत्तरदायी नहीं है इसमें आएगा अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा होगी तो जल की कमी नहीं होगी। सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत या स्थिर रहती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। विश्व के समुद्रों या महासागरों में जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है या विश्व में जल की कुल मात्रा स्थिर है। तो ये आएगा विश्व में समुद्रों महासागरों की जल की कुल मात्रा नियत रहती है, क्योंकि देखिए झीलें और ये नदियां हैं इनमें भी पानी कभी ज्यादा होता है कभी कम हो जाता है। भूमिगत जल में भी पानी कम होता जा रहा है जल, और विश्व में जो जल की कुल मात्रा वो भी स्थिर नहीं होती, उसमें भी वो भी कमी आती जा रही है। लेकिन विश्व के जो समुद्र और महासागर हैं उनमें कुल मात्रा वो स्थिर रहती है। ये आएगा उत्तर गए। इसमें आएगा भूमजल और भूमजल स्तर को दिखाते एक चित्र बनाइए। ये देखिए चित्र है आपके बुक में भी है 216 पेज नंबर पर। तो ये देखिए इसमें क्या पूछा है? भूमजल और भूमजल स्तर। ये है भूमजल, यहाँ पर भूमि के नीचे ये भूमजल है और यहाँ पर सिर्फ भूमजल दिख रखा है, भूमजल स्तर आएगा इसमें। ये चित्र बुक में 208 पेज नंबर, 216 पर नहीं है 208 पेज नंबर पर है। तो ये है भूमजल स्तर दिखा रखा है, ये भूमजल दिखा रखा है। इसके बाद उत्तर खत्म होते हैं, प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।